कैसे हैं आप लोग। हाँ, आज की जो क्लास होगी आपकी वह पाठ योजना की है, लेसन प्लान। ठीक है, लेसन प्लान जो है आप लोगों को एनटीटी फर्स्ट ईयर में भी बनाना है, एनटीटी सेकेंड ईयर में भी बनाना है, दोनों साल के कोर्स में बनाना है। पाठ योजना किसको कहते हैं यह हम देखेंगे। ये आप दोनों बच्चों के लिए है, दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है और सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है। तो दोनों लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा पाठ योजना किसको कहते हैं। पेपर 8 जो है फर्स्ट ईयर वालों का पाठ योजना है, पाठ योजना तैयार करना है। और आप लोगों का तो अध्यापक शिक्षा का एक क्रम है। ठीक है, पाठ योजना समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं पाठ योजना क्या कहते हैं। पहले भी क्लास में बता चुके थे कि पाठ योजना, पहले क्लास में नहीं, जब फर्स्ट ईयर में आप लोग थे तब बता चुके थे कि पाठ योजना किसको कहते हैं। पाठ योजना, पाठ की योजना तैयार करना, मतलब पाठ जो आप आज स्कूल में कल कॉलेज में जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसकी योजना तैयार करना। तो एक निश्चित मतलब क्लास लेते हैं ना, एक निश्चित टाइम में 45 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स का आप क्लास लेते हैं। तो उस निश्चित क्लास में एक क्लास में आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसकी कुछ रूपरेखा तैयार कीजिएगा, कुछ योजना तैयार कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप चले गए अचानक से जाके स्कूल में पढ़ा दिए, आपको भेज दिया गया स्कूल में, क्लास 4 में जाओ, क्लास 3 to 1 में जाओ और जाके कुछ भी पढ़ा दो। ठीक है, तो वहाँ जाके आप कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे। आपको क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाएंगे, उसकी कैसी तैयारी होगी, यह सब तैयारी जो है आपको पहले से करके स्कूल क्लास में जाना पड़ता है, तभी जाके आप बच्चों को इफेक्टिव वे में पढ़ा पाएंगे। अचानक से आपको क्लास में भेज दिया जाएगा, आप क्या पढ़ाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको आपके दिमाग में ही नहीं रहेगा क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। तो जब आप निश्चित समय में जब किसी क्लास को लेने जाते हैं, जब आप स्कूल में किसी क्लास को, किसी पीरियड को लेने जाते हैं, उसमें उस पीरियड में जो चैप्टर आप पढ़ाते हैं, जो लेसन आप पढ़ाते हैं, उस लेसन का आप क्या करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं। योजना तैयार करने का क्या मतलब है, क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक पे पढ़ाना है, उस टॉपिक की विषय वस्तु क्या है। अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसके लेखक कौन सा आप गद्य पढ़ा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं, उसके राइटर क्या कौन होंगे, वो उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य होगा, पढ़ाने के बाद क्या फ़ायदा होंगे बच्चों को। ये सारी चीज़ें जो हैं हम पहले एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, जाते हैं क्लास में ब्लैक बोर्ड पे पहले बच्चों को बता देते हैं कि बेटा जी आज का जो आपका सेक्शन है, यह टॉपिक है, आपको यह हम पढ़ाएंगे, इसको पढ़ने इस टॉपिक को पढ़ने का यह उद्देश्य है, निम्न उद्देश्य है, पढ़ने के बाद आपको ये फ़ायदा होंगे। ठीक है, आपको ये जानकारियाँ मिलेंगी। कोई भी चीज़ पढ़ने जानकारी के लिए ना पढ़ते हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो जब सब्जेक्ट को पढ़ने का विशिष्ट उद्देश्य होता है, उसी प्रकार एक चैप्टर को पढ़ने का, एक चैप्टर में एक पैराग्राफ जो भी लिखा रहता है उसको पढ़ने का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य को बताना, उसके बारे में बताना, एक रूपरेखा तैयार करना पाठ्य योजना कहलाता है। ठीक है, पाठ्य योजना किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। आप जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ की आपके पास क्या योजना है, आपके पास कैसी तैयारी है, यह पाठ्य योजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, समझ में आ गया। पाठ्य योजना का जो विवरण होता है उसमें क्या होता है कि पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या है, जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं, जो शब्द आप मान लीजिए आप किसी बच्चे को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, अध्यापक शिक्षा पढ़ाने जा रहे हैं, अभी जस्ट खत्म हुआ है। चलिए आप किसी बच्चे को हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, तो हिंदी पढ़ाने का क्या उद्देश्य है बेटा, आपको तो पहले, चलिए आज का विषय है बच्चों, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आज का विषय आपका क्या है, हिंदी। तो फिर हम हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य बताएंगे। अब बच्चा कोई पूछ ले मैम हिंदी क्या होता है, उसको पढ़ने से क्या होता है, उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या, आप क्यों पढ़ा रही हैं, तब हम बच्चों को बताते हैं। इससे मतलब बच्चे को पूछने से पहले हम उसको बता दें कि आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, मैं आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रही हूँ, आप यह सब्जेक्ट क्यों सीखेंगे, उसको सीखने का, उसके जानने का क्या उद्देश्य है भाई, यह सामने रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसका एक जनरल एम होगा, कॉमन आप कम्युनिकेशन के लिए, बोलचाल के लिए आपको हिंदी की आवश्यकता है,
तो आप उसको बताएंगे कि इसके लिए अगर आप हिंदी जानेंगे नहीं तो आपस में एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, लोग आपकी बातों को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। फिर उसका विशिष्ट उद्देश्य बताएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आता है कि आपको हिंदी पढ़ने से आप आगे चल के हिंदी के प्रोफेसर बन सकते हैं, इसमें आप रीडर राइटर बन सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जो आपका जो अर्निंग वो है अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, मतलब आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आपको समाज में ज़्यादा ख्याति मिल सकता है, आप प्रख्यात हो सकते हैं, आप कवि बन सकते हैं, आप लेखक बन सकते हैं। ये सब चीज़ें आप बच्चों को विशिष्ट उद्देश्य बताएंगे। उसके बाद हम यह देखेंगे कि विद्यार्थी को जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, अगर हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं तो हम यह चेक करेंगे कि उस विषय में बच्चा जो है, जो विद्यार्थी है, उसका पूर्व ज्ञान कितना है, वो कितने स्तर तक जानता है। ठीक है, जब हम जान गए कि उसके ज्ञान का स्तर क्या है, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, विभिन्न टैक्टिक्स अपनाएंगे उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का। ठीक है, विभिन्न टैक्टिक्स अपनाएंगे, विभिन्न टेक्निक्स अपनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा शिक्षण क्लास में कौन कौन से इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए हिंदी में हम किसी कवि के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम उसमें जो टीचिंग ऐड है, मान लीजिए हमारे पास ऑडियो एड्स हैं, तो उस कवि के बारे में कुछ सुना देंगे। ऑडियो विजुअल एड्स है, जैसे कि प्रोजेक्टर हुआ, टेलीविज़न हुआ, स्मार्ट टीवीज़ हुआ, तो उसके माध्यम से हम उस कवि को, जैसे रामधारी सिंह दिनकर है, उनके बारे में दिखा दिए, उनके बारे में समझा दिए, उनके बारे में बता दिए। तो इससे क्या हुआ कि बच्चा बोर्ड पे चीज़ों को आसानी से देख लिया, प्रोजेक्टर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, तो उसको समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे सूरत वाले रामधारी सिंह दिनकर है, इनका यह इतिहास है, इन्होंने यह किया। उसके बाद क्या हो गया, बच्चों के दिमाग में जो पहले का ज्ञान था, उस ज्ञान को आधार मानते हुए नए ज्ञान को के साथ हम उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, टीचर्स की एक्टिविटीज़ जो होती है कि अब हमें बच्चे से यह काम, आप लोग उसमें से बोल देंगे, बच्चा सुनो, एक लोग उठो, रामधारी सिंह के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन दो। तो वह बच्चा जो अर्जित ज्ञान था, उसके अभी जो अर्जन किया है, उससे वह रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ बताएगा, कुछ दूसरा बच्चा उनके बारे में कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाएगा। ठीक है, तो यह चीज़ें होंगे। उसके बाद आप जब सब चीज़ कर लेंगे तो आप इवैल्यूएशन करेंगे कि देखते हैं कि बच्चा जो है कितना सीख लिया, क्या जो हम पढ़ाए हैं क्लास के लास्ट में, जो हम पढ़ाए हैं, आज की जो टॉपिक हमारी रामधारी सिंह दिनकर थी, उनके बारे में जब हम सब कुछ पढ़ा दिए, सारी रूपरेखा तैयार कर दिए, तो अब जो हमारा बच्चा था, क्या वो उनके बारे में जानना, समझा, मतलब समझ लिया, जान लिया। तो ये चीज़ें जो हैं हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं। तो यह हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं, इसका यही उद्देश्य विवरण है। ठीक है, उसके बाद पाठ्य योजना की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अगर हम पाठ्य योजना तैयार नहीं करेंगे, अगर हम पाठ्य योजना तैयार नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य क्या है, हमारे पढ़ाने का जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या पढ़ाना है यह पता नहीं होगा, कैसे पढ़ाना है यह पता नहीं होगा, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है यह पता नहीं होगा, पढ़ाने के बाद बच्चों के पास कितनी अंडरस्टैंडिंग आएगी यह पता नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर ये सब चीज़ नहीं पता होगा तो हमारा दिमाग एज ए टीचर, हमारा दिमाग बड़गड़ाया रहेगा, मतलब हमारा दिमाग ही व्यवस्थित नहीं रहेगा। हमें क्या पढ़ाना है, पढ़ाने के पीछे का पर्पस क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट का नॉलेज हमें कितना है, बच्चों को कितना देना है, ये सब चीज़ें जब हम नहीं जानेंगे तो हम क्या होगा कि हम अव्यवस्थित दिमाग से क्लास में कुछ उटांग पटांग पढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, बच्चा में अव्यवस्था बन जाएगी, पूरे क्लासरूम में अव्यवस्था बनेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम पाठ्य योजना जो है तैयार करते हैं। ठीक है, पाठ्य योजना का जो महत्व है वो क्या है, यह उपयुक्त वातावरण ढूंढता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण है, क्रियाओं का निश्चित होता है, सहायक सामग्री की तैयारी होती है, चिंतन में क्रमबद्धता लाता है। ठीक है, आत्मविश्वास के साथ अगर आप पढ़ाएंगे तो आपका आत्मविश्वास, आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नहीं पढ़ाएंगे, अचानक से चीज़ें मिल जाएंगी, आप क्या पढ़ाएंगे, कुछ एक टीचर, एक स्टूडेंट, एक लेडीज आई इंटरव्यू के लिए, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि बताइए आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। लेडीज बोली कि मैं मैथ्स और साइंस, मैथ्स और हिंदी पढ़ा सकती हूँ। तो उसी समय जो डायरेक्टर थे वो पूछते हैं, बताइए दही खट्टा होता है कि खट्टी होती है, दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। उसने कहा दही स्त्रीलिंग है। अब बताइए, उसे पता ही नहीं था कि दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। वो फिर डायरेक्टर पूछे कि आप कैसे स्त्रीलिंग को कैसे परिभाषित कीजिएगा।
जब आप हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, आपके पास उसकी तैयारी नहीं है, तो आप नर्वस हो जाइएगा, इन्वायरमेंट ख़राब कीजिएगा, बच्चों को क्या ज्ञान दीजिएगा। फिर टीचर बोलते हैं कि आप बुक लेकर भी, जो डायरेक्टर थे वो बोलते हैं कि बुक लेकर भी पढ़ा दीजिएगा। तो चीज़ें यहाँ पास दिक्कत आती है, यहाँ पास क्या होता है, दिक्कत आती है, समस्या उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है, उद्देश्य विहीनता है आपके अंदर। जब आपके अंदर उद्देश्य विहीनता है, आप उद्देश्य विहीन होकर कोई काम को करेंगे तो वह काम इफेक्टिव नहीं होगा। तो जब क्लास में आप जिस भी लेसन की तरह, कोई भी टीचर कहीं भी कुछ भी आप पढ़ने जाते हैं, तो जो भी टीचर होते हैं उन्हें पहले से पता होता है कि आज की क्लासेस जो है मेरी इतने घंटे की होगी, उस क्लास में मुझे ये चीज़ें पढ़ाना है, उसकी वो पहले से तैयारी कर रखते हैं। तो क्लास में जो बच्चा अचानक से कुछ पूछ दिया तो उसमें हम बौखलाते नहीं हैं, हमारा दिमाग जो रहता है स्टेबल होता है, क्योंकि नॉलेज हमें पता होती है। हमें पता होता है कि आज के सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आने जाने वाली है, ठीक है। हमसे इससे हमारा ज्ञान क्या होता है, स्टेबल ज्ञान होता है। ये ज्ञान जो होता है स्टेबल होता है। उसके बाद क्या होता है, हम इससे जो है इवेल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यह सारी चीज़ें जो है पाठ्य योजना के महत्व के अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है पाठ्य योजना की विशेषताएं क्या है। पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित होता है। सहायक सामग्री में सब चीज़ एक ही है, ठीक है। उदाहरण का प्रयोग करते हैं, व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। विभिन्न विधियों का, विभिन्न नीतियों का इसमें उपयोग करेंगे। हमें पता होता है पहले से पढ़ाना क्या है, तो हम मल्टीपल अप्रोच, एक प्रॉब्लम को, एक चीज़ को बताने के लिए, रामधारी सिंह दिनकर की एक कहानी को बताने के लिए विभिन्न अप्रोच का उपयोग करेंगे। विभिन्न जगह से उनके बारे में डेटा एकत्रित करके लाएंगे। विभिन्न जगह से उनके बारे में, उनकी विभिन्न फ़ोटो, उनके लाइफ के विभिन्न पहलुओं की फ़ोटो, उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग जगह से चित्र जो हो, उनका ऑडियो हो, उनका वीडियो हो, उनके बारे में कहीं लिखा हो, जो भी चीज़ें होंगे पहले से प्रस्तुत करके रखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, समझाएंगे, बच्चा आसानी से समझ जाएगा। मल्टीपल अप्रोच होता है, एक चीज़ को समझाने का क्या होता है, मल्टीपल अप्रोच होता है। बहुत सारी मेथड होती हैं जहाँ से हम ज्ञान देते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हमें पहले से लेसन के बारे में पता हो, ठीक है। पाठ्य योजना बनाने के लिए आवश्यक बातें क्या है कि आपको जो है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं, और जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। हम आज आपको पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं, पाठ्य योजना पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, आप इससे क्या समझेंगे, क्यों पढ़ेंगे। पाठ्य योजना पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़िएगा आप, तो उद्देश्य जो है, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के पीछे, जानने के पीछे, ज्ञान अर्जित करने के पीछे उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य की स्पष्टता होना अति आवश्यक है, ठीक है। उद्देश्य जो है स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आ गया। फिर हम अगर पढ़ा रहे हैं, हमें विषय का ज्ञान नहीं है, अब हम एक एक लाइन आपको देख के आदर्श पाठ्य योजना विद्यार्थियों के मानसिक स्तर क्लास का, समझ में आया। अब इस तरह से हम अगर आपको देख के पढ़ा रहे हैं तो कहीं कुछ संभव नहीं है, बच्चा आपका मजाक उड़ाएगा। तो हम जो विषय आपको पढ़ा रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने की हमें क्षमता होनी चाहिए, हमें विषय का ज्ञान होना चाहिए। विषय का ज्ञान नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा दही खट्टा है कि खट्टी है, इसलिए का डेफिनेशन क्या होता है, समझ में आया। तो अगर हमें सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा, हमें अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा, तो हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में हमारा जो है ऑब्जेक्टिव जो है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वह क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो सिद्धांत, जो विधि हम यूज़ करते हैं पाठ्य योजना में, वह विधि हमें पता नहीं होगी, वह सिद्धांत हमें पता नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या होगा, हम विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में नहीं जान पाएंगे, विद्यार्थियों की प्रकृति के बारे में नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें पता नहीं होगा कि किस लेसन को किस लेसन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। कहीं से उठा के कुछ भी पढ़ा दिए, कहीं से उठा के आज इतिहास पूरा पढ़ा दिए, कल भूगोल पढ़ा दिए, परसों नागरिक पढ़ा दिए, इस तरह से नहीं होगा। हमें उसको डिवीजन करना पड़ता है यूनिट बाय यूनिट की। अच्छा, ये इस दिन में इतना यूनिट करता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सिलेबस क्या है, कितने दिनों में कौन सा सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। तो इन चीज़ों का जो ध्यान है वह हम पाठ्य योजना बनाने के समय देखते हैं, और इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पाठ्य योजना के विभिन्न जो है अप्रोचेज हैं। हर्बर्ट का है, जॉन डीवी का है, मॉरिसन है, अमेरिकन, ब्रिटिश, ब्लूम और क्षेत्रीय। ब्लूम इवैल्यूएशन अप्रोच, हर्बर्ट इवैल्यूएशन अप्रोच जो है आगे आपको बहुत काम आएगा। चलिए देखते हैं इनके जो विभिन्न अप्रोचेज हैं वह क्या क्या है। पाठ्य योजनाओं के जो विभिन्न उपागम हैं, और विभिन्न उपागम जो है पाठ्य योजना के क्या क्या है। हर्बर्ट पंचपदीय उपागम क्या है, देख। हर्बर्ट पंचपदीय उपागम में
क्या कहा गया है कि जो हर्बर्ट थे जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे हर्बर्ट, 76 में इनका 1776 से 1841 तक इन्होंने चला, इनका जीवन चला, ठीक है। इसमें इन्होंने जो शिक्षण विधि थे, शिक्षण विधि के निम्नलिखित 4 स्टेप्स दिए हैं। उसमें इनका फर्स्ट स्टेप जो था वो था क्लियरनेस। जब आप कोई बच्चे को कोई ज्ञान देते हैं, कोई भी विषय वस्तु समझाते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट की स्पष्टता होनी चाहिए। आप किस लिए विषय को समझा रहे हैं, तो उसका जो तथ्य है वह तथ्य बच्चों के सामने होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा का दूसरा जो था इनका वह था संबंध। तो जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे, तो यह संबंध बताए थे। तीसरा था कि आपको विशिष्ट ज्ञान से सामान्य ज्ञान की तरफ जाना है, विशिष्ट ज्ञान से सामान्य ज्ञान की तरफ जाना था। और चौथा था कि विद्यार्थी जो नवीन ज्ञान सीख रहा है, जो ज्ञान सीख रहा है उसको नवीन ज्ञान के साथ कैसे प्रयोग करना है, प्रयोग करने की विधि बता रहे थे। तो हर्बर्ट के 4 पद थे अस्पष्टता, संबंध, प्रणाली, सिस्टम और विधि। अस्पष्टता था कि जो विषय वस्तु आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ आप उसको समझा रहे हैं, उसका जो तथ्य है वो तथ्य कैसा है, तथ्यों के विषय वस्तु को विभिन्न तथ्यों पे आधारित रख के आप उसको पढ़ाइए। जब बच्चा पढ़ लिया तो जो उसका पूर्व ज्ञान था उसको नवीन ज्ञान के साथ जोड़िए, ठीक है, संबंध कीजिए। ठीक जो सिस्टम, जो प्रणाली था, प्रणाली में था जो विशिष्ट ज्ञान है, वो जब आप कोई ज्ञान को सीख रहे हैं उसको जनरलाइज कैसे करेंगे जो सबके लिए उपयोगी हो, बने बच्चे के लिए उपयोगी हो, बच्चे अपना दैनिक जीवन में उसको किस प्रकार से उपयोग करेगा, सीखेगा। चौथी भी जो थी विधि के प्रयोग से जो नया ज्ञान सीखा है उसको जीवन में जो है बच्चा उस किस प्रकार प्रयोग करता है, नवीन परिस्थितियों में जो ज्ञान वह सीखा है उसको कैसे विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करता है, ठीक है। इनमें जो थी हर्बर्ट के 5 पद हैं, 5 पद का जो है विवरण है। योजना पहले तैयार करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़िए उसका योजना कीजिए, तत्वों की व्यवस्था कीजिए, फिर उसको प्रस्तुत कीजिए, फिर उसको तुलना कीजिए, फिर उसको जनरलाइज कीजिए, देन उसका एप्लीकेशन कीजिए। ये इनका था हर्बर्ट के उपागम, ठीक है। हर्बर्ट उपागम के अपने गुण थे। यह इनका जो गुण था वह नवीन परिस्थितियों पर आधारित था, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित था, सुव्यवस्थित था, पूर्व ज्ञान पे अर्जित था, जिससे कि बच्चा को बोझ न लगे। पूर्व ज्ञान पे मतलब पहले से ABCD सीखे हुए आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाना है, तो पूर्व ज्ञान पे अर्जित था। उसके बाद क्या था, बच्चा इसमें एक्टिव था, ठीक है। आगमन निगमन प्रणाली था, अर्जित ज्ञान को कैसे नई परिस्थितियों में जोड़ा जाता है, यह था सामान्यकरण था। उसी तरह से इसमें कुछ दोष थे। दोष क्या थे इसमें, ज्ञानात्मक पक्ष संभव था, प्रस्तुतिकरण पे जोर दिया गया था, कम फ्लेक्सिबल था, स्मृति स्तर पे था, शिक्षक अधिक सक्रिय इसमें हुआ करते थे, ठीक है। विशिष्टीकरण नहीं था, शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता था, ठीक है। जॉन डीवी और किलपैट्रिक आए थे, ठीक है। जॉन डीवी किलपैट्रिक जो थे जॉन डीवी के शिष्य थे, ठीक है। तो इन्होंने जॉन डीवी जो थे यह क्या था, प्रयोजनवाद पे अब इनकी गहरी छाप थी। सब लोग ना प्रोजेक्ट मेथड पे काम किए, प्रोजेक्ट के अनुसार इन्होंने बोला कि शिक्षण की जो विधि है वह प्रोजेक्ट पे डिपेंड होगी। प्रोजेक्ट पे डिपेंड होगी तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि हम बच्चों को कोई प्रोजेक्ट, कोई कार्य दे देते हैं, किसी कार्य को करने के लिए दे देते हैं, बोलेंगे तुम करके लाओ, तब जो तुम अनुभव प्राप्त करोगे वही तुम्हारा ज्ञान होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि में बच्चा क्या करता है, खुद प्रॉब्लम को सुलझाने का कार्य करता है, समस्या को खुद सॉल्व करने का काम करता है। तो सॉल्व करेगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसका अनुभव बढ़ेगा, और वह अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से जो चीज़ें सीखेगा वही इस उपागम का अप्रोच था। समझ में आ गया। यही इस अप्रोच का जो था वह मेन फंक्शन था कि बच्चा को कोई भी कार्य दीजिए, प्रोजेक्ट दीजिए, प्रोजेक्ट करके बच्चा खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन निकालेगा तो उसे एक्सपीरियंस होगा, अगर फेल होता है तो भी एक्सपीरियंस होगा, पास होता है तो भी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये इस तरह से परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे,
ठीक है, सिचुएशन क्रिएट कर देते थे जिससे बच्चा कुछ काम करे, फिर उसके बाद उसका क्या करता था, प्रोजेक्ट का चयन करते थे, फिर सब्जेक्ट का जो क्या था, जो प्रोजेक्ट था उसका क्या उद्देश्य था वह बताते थे, उसके बाद उसकी प्लानिंग करते थे, फिर उसका जब प्लानिंग हो गया तो एक्सिक्यूट करना है, अब कैसे एक प्रोजेक्ट को करना है, और फिर उसका इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग हुआ करती थी। ठीक है, मॉरिसन का या मॉरिशंस और यूनिट अप्रोच, या मॉरिशन या यूनिट अप्रोच में क्या होता था शिक्षण विधि में, इसमें क्या होता था कि यूनिट बना दिया करते थे। जैसे कि चैप्टर 1 में 5 यूनिट, अब नहीं चैप्टर 1 में सोचिए एनटीटी सेकेंड ईयर का बुक खोलिए और उसमें देखिए कि एक पेपर में 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट मतलब क्या हुआ, जो पेपर है मतलब मान लीजिए कि टीचर एजुकेशन है, उसमें 6 यूनिट, उसमें क्या किया, 6 यूनिट बना दिया गया। 6 यूनिट बना दिया गया तो क्या हुआ कि उसमें 6 यूनिट बना दिया गया, उसका क्या मतलब हुआ कि उसमें 6 यूनिट बनाने का मतलब हुआ कि जो चीज़ें बच्चा जो एक बार में हम बच्चों को नहीं समझा पाएंगे, पूरा का पूरा टीचर एजुकेशन का पूरा ब्रॉड सब्जेक्ट नहीं समझा पाएंगे, उसको यूनिट में विभक्त कर दिए, बोल दिए कि आज आपकी यूनिट जो है सो टीचर एजुकेशन की प्री सर्विस है, सेकेंड यूनिट इन सर्विस है, थर्ड यूनिट लेसन प्लानिंग है, फोर्थ यूनिट कुछ और है, कुछ और भी है। तो इस तरह से यूनिट में डिवाइड कर दिए जिससे कि पढ़ाने में क्या हो गया, आसानी हो गई, सीखने में क्या हो गया, बच्चों के सीखने में भी आसानी हो गया, और उसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ा। छोटी छोटी यूनिट में क्या करते हैं, बांट के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चा क्या करते हैं, आसानी से आत्मसात कर लेता है। छोटी छोटी यूनिट में अगर आपको पढ़ाएंगे तो आप जो है ज्ञान को जल्दी धारण कीजिएगा। लंबा क्लास चलता है तो बच्चा गेटिंग बोर्ड, लेकिन वही क्लास अगर छोटा छोटा चले तो बच्चा होता है आत्मसात करता है, ध्यान को केंद्रित करके चीज़ों को समझता है। ठीक है, यही है, इसमें खोज किया जाता है, अन्वेषण पे आधारित होता है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर रिसाइटेशन होता है, आवृत्ति और अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, इकाई के सिद्धांत, गतिशीलता का सिद्धांत, बालक की प्रधानता का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत, अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत और रुचि और उद्देश्य का सिद्धांत जो है इस पे आधारित होता है। क्लियर है। उसके बाद है इकाई उपागम के गुण, विद्यार्थी प्रधान है इसमें। ठीक है, विद्यार्थी जो है प्रधान है। एक छोटी छोटी इकाइयों में बांट देंगे तो वह सरल और रोचक हो जाएगा पढ़ाने की दृष्टि से। सुगम है, छोटे छोटे इकाई जल्दी से बुद्धि में घुस जाएंगे। उसके बाद स्वाध्याय की आदतें पड़ेंगी। ठीक है, अभिव्यक्ति की व्यवस्था है इसमें, स्वस्थ अंतःक्रिया होती है और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, इसकी भी अपनी दोस्त है ब्लूम की जो ब्लूम का जो है अप्रोच है वह क्या है, ब्लूम और इवैल्यूएशन अप्रोच। इसमें क्या कहता है, बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसको ट्राइपोलर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइपोलर प्रोसेस। इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, उससे आप बच्चों का क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन की जो पद्धति है वो उद्देश्यपूर्ण है। उससे क्या होता है कि आप जान सकते हैं, आप अपना फीडबैक ले सकते हैं, बच्चा जो है वह भी आपका फीडबैक दे सकता है। ये इससे यह आसानी होती है कि जो शिक्षण का उद्देश्य है वो उद्देश्य पूर्ति होती है। आप सब कुछ पढ़ा लीजिए, अगर इवैल्यूएशन नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में, बच्चा कितने पानी में। तो इवैल्यूएशन का जो उद्देश्य होता है वह क्या करता है, कंसेप्ट विकसित करने के लिए हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण मानता है शिक्षा की जो प्रक्रिया है। उसके बाद क्या होता है, विद्यार्थी के संपूर्ण व्यवहार को, पहले आपसे निबंध लिखवा लेगा, कभी आपसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दे देगा, कभी आपसे ओरल टेस्ट ले लेगा। तो आपके जो ओवरऑल जो जजमेंट है वह इसके माध्यम से कर लेता है। आपकी सोच को, आपकी बुद्धि को, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड को, आपको एनालिटिकल स्किल की, आपकी सारी एबिलिटी को जो है मूल्यांकन के माध्यम से चेक कर लेता है। इसीलिए इसको ट्राइपोलर कहते हैं। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों का इसमें निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अप्रोच डालते हैं, विभिन्न अनुभव करते हैं, विभिन्न क्रियाएं करते हैं, उन सभी का जो है हम इसमें इवैल्यूएशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जो व्यवहार में बच्चों का परिवर्तन होता है। मान लीजिए हम कुछ चीज़ें सिखा दिए तो बच्चा क्या होता है, उसको आसानी से करने लग जाता है, तो उसके व्यवहार में प्रदर्शन होता है, तो इसको भी हम इसमें क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, इसका भी अपना दोष है, इसके गुण है, अधिगम पे आधारित है। इसमें क्या होता है,
है डिस्क्रिप्शन मेथड, आप जिस भी मेथड से चाहें बच्चों का इवैल्यूएशन लेते तो बच्चे के इंटरनल सारी एबिलिटी का आपको क्या होता है कि ज्ञान हो जाता है, ठीक है। इनपुट डिजायर्ड बिहेवियर चेंजेज, उद्देश्य केंद्रित पाठ योजना RCAM उपागम, ठीक है। देखो इस उपागम में क्या होता है, बच्चों का ज्ञानात्मक बोध होता है, ठीक है, ज्ञानात्मक व्यवहार का, सृजनात्मक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बच्चों के व्यवहार में कितनी स्पष्टता है वह देखी जाती है, व्यवहारिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, बच्चे के विभिन्न प्रकार के उनसे कहानियाँ सुन के, उनसे राइटिंग लिखवा के, उनको प्रतियोगिता में बैठा के, इस तरह से हम बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनसे नवीन प्रयोग करवाते हैं, उन्हें ज्ञान, उनसे क्या बोलते हैं, उनका ज्ञानात्मक विकास जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया वर्ग पद्धति, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया, देखते हैं कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया क्या है। देखिए इसकी विधि में ये जो अंतःक्रिया है, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया वर्ग प्रणाली, इसमें अंतःक्रिया में देखा जाता है कि स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन क्या है क्लासरूम में। स्टूडेंट और टीचर जब हम आप क्लास लेते हैं तो आपके और मेरे बीच का इंटरेक्शन क्या है, पढ़ा रहे हैं कहीं ध्यान कहीं और तो नहीं है, बच्चा पढ़ कहीं क्लास में रहे तो कहीं और नहीं रहा है, दिमाग तो उसका कहीं और नहीं, तो जो टीचर का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन है वह क्या है। इस प्रणाली में, फ्लैंडर्स की प्रणाली में, ये देखते नाम ही है इसका इंटरेक्शन कैटेगरी, इसमें देखते हैं कि हाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन कैसा है। इसमें इसके माध्यम से हम देखेंगे कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसका क्लासरूम में बिहेवियर कैसा है, क्योंकि क्लासरूम में कैसा है, बिहेवियर कैसा है। इसके हम एक ऑब्जेक्टिव डेटा तैयार करते हैं और ऑब्जेक्टिव डेटा तैयार करने के बाद उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। मान लीजिए कि आप हमसे संतुष्ट नहीं है, तो क्यों संतुष्ट नहीं है, इसको खोजेंगे, इसको खोजने के बाद इस पर रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद इसको उपचार करेंगे, हम विधि दूसरा अपनाएंगे, अप्रोचेज अपनाएंगे, पढ़ाने का तरीका चेंज करेंगे, गुस्सा कम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती है, ठीक है। अंतःक्रिया का जो होता है, टीचर टॉक होता है, फिर पुपिल टॉक होता है, फिर साइलेंस और कन्फ्यूजन, फिर कक्षा में चुप्पी और या अव्यवस्था होती है, ठीक है। फ्लैंडर्स का जो होता है, अनुभूतियों को स्वीकार करना, प्रशंसा प्रोत्साहन करना, छात्रों के विचार को, प्रश्न पूछना, यह सब चीज़ें जो क्लास में है आपको चलना चाहिए। आप बच्चे से इंटरेक्ट रहिए, 24 घंटा इंटरेक्ट रहिए। जितना दूर क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं, वन में पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पता, बीच बीच में उसको क्वेश्चन पूछते रहिए, बीच बीच में उसको उठाते बैठाते रहिए, उसको बोलिए कि खड़े हो क्वेश्चन बता, ठीक है, अच्छा बता दिए, बहुत अच्छा बता दिए, तो थोड़ा एंटरटेन कीजिए क्लास में। बस वन में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते चले जा रहे हैं, कुछ पूछिए, कुछ करिए, कुछ करवाइए, किसी को ब्लैक बोर्ड पे भेजिए। इससे क्या होता है कि एक माहौल क्रिएट होता है, तो बच्चा क्या होता है, सीखता है, जागरूकता से सीखता है, कि जागरूक होकर सीखता है, ठीक है। तो यह चीज़ें थी इसमें। प्रशंसा करना होता है, अगर बच्चा कुछ अच्छा बता दिए तो उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए। कुछ गलत बताया है तो उसकी आलोचना नहीं, आलोचना करना सही नहीं है, आलोचना नहीं की जाती है, उसको सही रास्ता दिखाइए कि यहाँ गलत किया, उसको समझाइए, उसको बताइए, ठीक है। उसके बाद कुछ देर मौन भी रह सकते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ें जो हैं इसमें यह बताया गया है, ठीक है। विभिन्न वर्गों का अर्थ, अप्रत्यक्ष शिक्षक का व्यवहार कुछ प्रत्यक्ष होता है, कुछ अप्रत्यक्ष होता है, यही सारी चीज़ें हैं। स्कूल में कैसे आप व्याख्यान देंगे, कैसे निर्देश देंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, यह सारी चीज़ें हैं। इंटरेक्शन मैट्रिक्स, ग्रुप में बच्चों को बना लेंगे और फिर उनसे अलग अलग काम करवाएंगे, ठीक है। यह फ्लैंडर के प्रयोग में यही चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रुप में बच्चों को बना बना के काम करवाना, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस क्या है, ये 10x10 की मैट्रिक्स बनती है। मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ना नहीं है तो इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रणाली विश्लेषण का अर्थ, ठीक है, विश्लेषण तथा विकास से है। क्लास में हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्लास में हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, इसका विश्लेषण करना और उसको पढ़ाने से बच्चे में क्या विकास हुआ, इसको ध्यान में रखना इस प्रणाली में आता है। विश्लेषण और विश्लेषण और क्या करता है, विकास करना, ठीक है। हम अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है,
ठीक है, उस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है उसका विश्लेषण कीजिए। और जब आप उद्देश्य के साथ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का डेवलपमेंट होगा ना, तो बच्चे का किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, या इसमें आता है या इसको ये प्रणाली विश्लेषण में आता है। इसमें होता है उद्देश्य का प्रतिपादन होता है, क्रियाओं का अवलोकन होगा। भाई अवलोकन विश्लेषण कीजिएगा तो अवलोकन होगा ही ना, कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ त्रुटियाँ हैं, कहाँ से आपको मॉडिफिकेशन करना है, कहाँ आपको सुधार करना है, या फिर आप सही वे में पढ़ा रहे हैं, आपका पढ़ाने का तरीका इफेक्टिव है, बच्चे से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें देखते हैं। ठीक है, समस्या को पहचानते हैं, क्लासरूम में कोई समस्या आ रही है तो उसको पहचानते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में विश्लेषण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ट्रेंड टीचर्स की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाकर ट्रेंड बुद्ध माइंड की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके क्या होता है, विश्लेषण होता है। किसी को उठा कर रख लीजिएगा, कोई विश्लेषण करने के बगैर, तो कार्य कुशलता का होना ज़्यादा जरूरी है। इसमें व्यय होता है, किसका व्यय होता है, समय का। ठीक है, उसके बाद इसमें उपयोगिता होती है। ठीक है, जो भी आप ज्ञान दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं बच्चों को, क्या वह सही से बच्चा उपयोगी वे में सीख रहा है, क्या आप इफेक्टिव वे में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। इसमें समय, इसमें इस व्यवस्था में समय कम लगना चाहिए। ये भी किसी भी कार्य में समय को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, प्रणाली के प्रयोग क्षेत्र है शैक्षिक व्यवस्था में, परीक्षा प्रणाली में, निर्देशन प्रणाली में, आदि सब में। ठीक है, तो आज की जो क्लास है पाठ्य योजना ये आप दोनों के लिए है। आप दोनों इस क्लास को देख लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, कॉल मैसेज कीजिएगा, अटेंडेंस बनाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग अपना। एनटीटी पेपर 2 वालों का सिलेबस हो गया कंप्लीट, अब आपका कुछ नहीं बचा है। पढ़ाई कीजिए, गेस्ट क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।